हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो शुरू करते हैं 21 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास विद स्टैटिक जीके। पहला सवाल है, सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये स्मृति मंधाना के नाम है। उन्होंने हाल ही में अपने 5000 वनडे रन पूरे किए हैं। इसके अलावा स्मृति मंधाना ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके अलावा स्मृति मंदाना ने सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 50 गेंदों में शतक लगाया, जो किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था, जिन्होंने 52 गेंदों में शतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस मंत्रालय ने पहला राज्य खनन तैयारी सूचकांक जारी किया है? तो ये खान मंत्रालय ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। इसके खान मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला राज्य खनन तैयारी सूचकांक और राज्य स्तरीय रैंकिंग का अनावरण किया है। यह पहल वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के तहत की गई है और राज्य स्तर पर खनन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने देने के लिए डिजाइन भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में दीपोत्सव 2025 के दौरान 26.17 लाख दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या से संबंधित कुछ फैक्ट भी जानते हैं, जैसे अयोध्या का प्राचीन नाम पौराणिक कालों में साकेत था। इसके अलावा ये कौशल राज्य की राजधानी थी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, जिस पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था और भगवान राम इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित हैं। वैदिक काल में अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं द्वारा निर्मित और अपराजित शहर के रूप में वर्णित किया गया है। जैन धर्म के अनुसार अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। ये जैन धर्म के लिए भी काफी महत्वपूर्ण शहर है। तो किन किन जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है वो देखते हैं। ऋषभनाथ का जन्म हुआ है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर। अभिनंदन नाथ जैन धर्म के ये चौथे तीर्थंकर थे। सुमंतीनाथ जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर थे ये। और अनंतनाथ ये जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमंतीनाथ और अनंतनाथ का। इसके अलावा अयोध्या का ओडीओपी क्या है? तो गुड़ है। ओडीओपी योजना कब शुरू की गई? तो 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने इस स्थान पर फैजाबाद शहर की स्थापना की थी, तथा उसके पुत्र शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी भी बनाया था। फिर नवंबर 2018 में फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये बिम वैन डेन हेवर को मिला है। यह दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर हैं। उनकी तस्वीर कौन सी जिस फोटो के लिए मिला है? तो गोस्ट टाउन विजिटेड फोटो के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार कौन देता है? तो ये पुरस्कार लंदन की एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा हर साल दिया जाता है। ये है वो फोटो, गोस्ट टाउन विजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2231 के प्रतिबंधों से अब बाध्य नहीं है? तो ये ईरान ने कहा है कि अब वो 2231 के प्रतिबंधों से अब बाध्य नहीं है। तो जानते हैं ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2231 ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसे 20 जुलाई 2015 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को मुख्य उद्देश्य ईरान और P5+1, P5 में वो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, +1 जर्मनी, यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए और जर्मनी ने के बीच हुए समझौते के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान से ये अपेक्षा की गई थी कि वो समझौते के बाद अपने वादों का पालन करेगा, जिनमें परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना, परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को निरीक्षण करने देना भी शामिल था। अच्छा, इसका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। ईरान से संबंधित फैक्ट देखते हैं, जैसे ईरान की राजधानी तेहरान है। उसके अलावा ईरान का पुराना नाम फारस पर्सिया था। इसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमनी है, जो इस देश के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक पद पर हैं।
इसके वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने, जिन्होंने जुलाई 2024 में पदभार संभाला है। ईरान में दो प्रमुख रेगिस्तान है, एक है दश्त ए लुट और दूसरा है दश्त ए कबीर। ये दो प्रमुख रेगिस्तान है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दामावंद है, जो अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसके अलावा ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे प्रसिद्ध रामसर सम्मेलन हुआ था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 1971 में ये हुआ था रामसर सम्मेलन, जिसका कार्य इसका उद्देश्य आंध्र भूमियों संरक्षणों और टिकाऊ उपयोगों को बढ़ावा देना था। जब भारत इस रामसर सम्मेलन का सदस्य कब बना था, तो 1975 में बना था। इसके अलावा ईरान में एक चाबाहर पोर्ट भी है, जो कि ये गया चावर पोर्ट, चापार चाबाहर पोर्ट। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है और भारत द्वारा विकसित किया गया है। यह मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग है। इसके अलावा ये पर्शियन गल्फ है, इधर ओमान की खाड़ी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज जोड़ती है इन दोनों को आपस में। यहाँ पर है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन करने के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये आदित्य L2 लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। आदित्य L2 मिशन के बारे में, तो इसका उद्देश्य सूर्य के सुदूर हिस्से का अध्ययन करना होगा, जिसकी सीधी तस्वीरें लेना फिलहाल संभव नहीं था। आदित्य L1 से इसकी तुलना करते हैं, तो आदित्य L2 आदित्य L1 से अलग है, जो पहले ही लॉन्च हो चुका है। आदित्य L1 बिंदु के से आदित्य L1 है, वो सूर्य का अध्ययन कर रहा है, जहां सूर्य के सामने वाले हिस्से का अवलोकन करता है आदित्य L1। जबकि आदित्य L2 सूर्य के उस हिस्से की तस्वीर लेगा जो कि आदित्य L1 नहीं ले पा रहा था पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मिशन 2025 शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा स्कूलों कॉलेजों में डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का हेडक्वार्टर? तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क के बारे में आते हैं। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाकर सदस्य देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1885 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर 17 जनवरी 1887 को नेपाल के काठमांडू में स्थापित किया गया। याद रखना ये फैक्ट, इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वर्तमान काठमांडू में स्थित है। सार्क के 8 सदस्य हैं, जिसमें सबसे बाद में अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना था। तो इसके सदस्य देखते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कई बार विकल्प में मालदीव की जगह म्यांमार देके कंफ्यूज किया जाता है, तो मालदीव को याद रखना, सार्क का सदस्य मालदीव है, ना कि म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने एआई पावर म्यूजिक अवतार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ए आर रहमान के साथ साझेदारी की है। गूगल क्लाउड ने ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान के साथ उनके एआई संचालित डिजिटल अवतार बैंड सीक्रेट माउंटेन के लिए साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य संगीत, एआई और कहानी कहने के मिश्रण से मनोरंजन का एक नया युग लाना है। साझेदारी की मुख्य बातें क्या है? तो सीक्रेट माउंटेन ए आर रहमान द्वारा तैयार किया किया गया एक मेटा ह्यूमन डिजिटल अवतार बैंड है, जिससे एआई संचालित पात्र शामिल, जिसमें एआई के संचालित पात्र शामिल होंगे। इसका लक्ष्य है इस साझेदारी का लक्ष्य एआई संचालित सिंथेटिक अवतारों के माध्यम से दर्शकों के लिए गहन और इंटरेक्टिव संगीत और कहानी कहने का अनुभव प्रदान करना। वैश्विक मंच में यह पहल डिजिटल कहानी कहने और प्रशंसक जुड़ाव के भविष्य को आकार देने के लिए संगीत और प्रौद्योगिकी के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो ये कार्तिक माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीपावली घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये लॉर्ड इरविन ने की थी। देखते हैं इसके बारे में। तो भारत में दीपावली की घोषणा लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को की थी।
यह कोई साधारण दीपावली की छुट्टी की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत को डोमिनियन स्टेट्स यानी औपनिवेशिक स्वराज दिए जाने के उद्देश्य से संबंधित एक राजनीतिक घोषणा थी। इस घोषणा का उद्देश्य भारत में स्वशासन की बढ़ती मांगों के प्रति प्रतिक्रिया देना था। हालांकि यह घोषणा में डोमिनियन स्टेटस की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई थी, जिससे भारतीय नेताओं में असंतोष फैला था। इसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प लिया गया था। लॉर्ड इरविन के बारे में जानते हैं, तो ये भारत के वायसराय 1926 से 1931 तक रहे थे। तो इनके टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई थी उन्हें देखते हैं। साइमन कमीशन आया था 1928 में, लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन के साइमन कमीशन का भारतीय नेताओं ने बहिष्कार किया था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें संविधान का प्रारूप सुझाया गया। उसके बाद 1929 का लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्वतंत्रता दिवस का प्रथम उत्सव 26 जनवरी 1930, लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार ही 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नमक सत्याग्रह देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया। यह नमक कानून के विरोध में एक अहिंसक आंदोलन था। गांधी इरविन समझौता 1931, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता हुआ था। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया और अंग्रेज सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी। ध्यान रखना, यहाँ पे राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के तराई वाले रीजन में रहते हैं, तराई रीजन में, तराई क्षेत्र में। शोक का कारण क्या है? तो दीपावली के दिन यह जनजाति अपने दिवंगत परिजनों की याद में विशेष अनुष्ठान करती है, जिससे यह दिन उनके लिए खुशी के बजाय शोक और चिंतन का समय होता है। दिवाली पर्व, थारू समुदाय दीपावली को दिवाली के रूप में मनाते हैं, जो उनके पूर्वजों की याद का प्रतीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।